नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है 12वीं क्लास का, बायोलॉजी में मानव में जनन के बारे में। और आप जो पढ़ रहे हैं मेल यानी नर जनन तंत्र को आपने पिछली कक्षा क्लास में पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो स्त्री जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में, सभी में ये क्वेश्चन एक तरीके का अनिवार्य सा बन गया है। कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए बहुत महत्व रखता है ये तीसरा चैप्टर जो एनसीईआरटी में है। तो आप पिछली कक्षा में आप नर जनन तंत्र के नर जनन अंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और अब आज पढ़ेंगे जो स्त्री जनन अंग के बारे में। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छे मित्र और अच्छी किताबें तभी समझ में आते हैं जब आप उनको पढ़ेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। तो ये बात मेरी ध्यान रखिए। आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अच्छी किताबें और अच्छे मित्र का चयन करने में आप पहले उनको समझिए। जैसे कि हमारा YouTube चैनल है, आप एकदम आएंगे नहीं समझ में आएगा, उसे देखिए और धैर्य रखिए। आप भरोसा रखिए मुझ पर कि मैं आपको कोर्स पूरा कराऊंगा। चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री, और ये दो भागों में पढ़ते हैं हम अंगों को। जैसे पिछले में पढ़ाया था, स्त्री जनन तंत्र को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहला हम भाग समझते हैं प्राथमिक जनन अंग, कह सकते हैं प्राथमिक, सॉरी यहाँ पे ये प्राथमिक लैंगिक अंग। और किसको पढ़ेंगे? द्वितीय लैंगिक अंग को आप दो भागों में अध्ययन करेंगे। किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्राथमिक अंग, जिसमें क्या आएगा? अंडाशय आएगा। अंडाशय कहाँ होता है? चित्र में देखिए, ये क्या है? अंडाशय है। एक इधर होता है और एक इधर होता है। ठीक है, तो हम अंडाशय इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं इसके बारे में पढ़िए। इसमें अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। इसके कितने कार्य होते हैं? दो कार्य। ये मादा जनन कोशिकाओं यानी अंडाणु का निर्माण करता है। इसमें क्या बनेंगे? अंड बनेंगे। क्या बनेंगे? अंड बनेंगे, का निर्माण करते हैं। किसका काम है ये? अंडाशय का। दूसरा, एक अंतःस्रावी ग्रंथ के तौर पर दो हार्मोन्स का निर्माण भी होता है, जिससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन कहाँ बनता है? अंडाशय में। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ बनेगा? अंडाशय में बनेगा। और किसका निर्माण होगा? अंडाणुओं का निर्माण किसके अंतर्गत होगा? अंडाशय के अंतर्गत होगा। समझ में आया ये बात? आगे देखिए, दोनों अंडाशय उदर गुहा के वृक्कों, यानी वृक्क को कहते हैं किडनी के नीचे, क्योंकि हम लोगों का भाग जो होता है अंडाशय, जो कि पेट और नाभि के बीच में होता है, और वक्र कहाँ होते हैं? इधर होते हैं, उसके नीचे ही तो होता है। तो यहाँ लिखा है, ये समझिए, वृक्कों के नीचे की श्रेणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। गर्भाशय कहाँ है? ये है। ये क्या है? ये गर्भाशय है। तो इसके दोनों ओर ही क्या उपस्थित है? अंडाशय उपस्थित है।
इसके दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? एक विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को पुट्टिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुट्टिकाएं कहा जाता है। ये पुट्टिकाएं अंडाणु का निर्माण, ये पुट्टिकाएं किसका निर्माण करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। ये परिपक्व होने के बाद अंडाशय से निकलकर कहाँ पहुंच जाती हैं? अंडवाहिनियों में पहुंच जाती हैं। कहाँ पहुंच जाती हैं? अंडवाहिनियों से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। यानी भाई इसमें अंडाशय बनते हैं और ये परिपक्व होने के बाद अंडाशय से निकलकर कहाँ पहुंचेंगे? अंडवाहिनियां। ये और यहां से यहां से निकलने के बाद कहाँ पहुंचेंगे? सीधे के सीधे यहाँ गर्भाशय में। कहाँ पे आ जाएंगे? गर्भाशय में आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? यानी अगर हम अंडाशय की बात करें तो इसमें क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं और इसमें दो हार्मोन्सों का निर्माण होता है। और ये जब ये अंडाणु जो एक्स है, ये जब परिपक्व हो जाते हैं तो यहां से निकलकर कहाँ आ जाते हैं? कहाँ आ जाते हैं? अंडवाहिनियों के द्वारा गर्भाशय में पहुंचने का कार्य करते हैं। अंडाशय क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब हम द्वितीय लैंगिक अंगों को पढ़ेंगे, जो जनन में सहायक अंग भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? सहायक अंग भी कह सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी को। किसको पढ़ेंगे हम? अंडवाहिनियों को, जो किसको ले जाती हैं? अंडाशय के द्वारा गर्भाशय में ले जाती है। इनको पढ़ेंगे। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है। ये देखिए, ये क्या है? अंडवाहिनी को पढ़ रहे हैं हम। ये ठीक है। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर होता है। एक ये है और एक ये है, और स्थित होता है। अंडवाहिनियों की नलिकाएं अंडाणुओं के अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचने का कार्य करती है। ये जो है यहाँ एग बनने के बाद किस में आएंगे? अंडवाहिनी में आएंगे। और अंडवाहिनी का क्या करेगी? वो गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। ये क्या कार्य करेगी? अंडाणु जब परिपक्व होकर इसमें आएंगे और ये क्या करेगी? यहां से ले जाके गर्भाशय तक छोड़ने का कार्य करती है। ये कितनी बड़ी होती है? ये 10 से 12 सेमी लंबी होती है। यह निषेचन की क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। भाई, क्योंकि निषेचन तभी होगा जब आप क्या मिलेगा? यहां जैसे कि आपके अंडे आ गए और यहाँ के माध्यम से क्या आएगा? शुक्राणु, जो क्या होता है? चलनशील होता है। क्या होता है? चलनशील। जब ये आपस में मिलेंगे तभी तो 2n बनेगा और फिर क्या बन जाएगा? जायगोट, यानी भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण बन जाएगा। ये बात समझे? जो अंडवाहिनी है वो क्या करती है, समझे आप? अंडाशय से एग बनेंगे, ये कहाँ आएंगे? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी क्या कार्य करती है? जो दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ दाएं और बाएं, और ये एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनाएगी
कि निषेचन की क्रिया हो सके, और यहां से ये पहुंचाने का कार्य करती है कौन? अंडवाणी। किसको? अंडाणुओं को पहुंचाने का कार्य करती है। ये बात क्लियर हो गया। और अनुकूल परिस्थितियां बनाने में भी मदद कर। अब हम पढ़ेंगे गर्भाशय के बारे में। देखिए ये क्या होता है, ये क्या है? गर्भाशय। ठीक है, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूल थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग होता है। ये देखिए कैसा है, ये खोखला भाग है, ये भाग है, ये गर्भाशय गुहा है, जो किसके? मलाशय यानी एनस के ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, यहाँ दो अंडा वाहिनियां संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। ये देखिए अंडवाहिनियां, जैसे कि अभी बताई थी हमने आपको, ये इससे जुड़ी हैं और ये इससे जुड़ी हैं, जिससे क्या एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इस चौड़े भाग के ऊपर की ओर सकरा भाग, ऊपर की ओर इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर और सकरा भाग नीचे की ओर। ये देखिए सकरा भाग जो है वो नीचे की ओर है और इसका चौड़ा भाग जो है वो ऊपर की ओर है। नीचे की यानी सकरा भाग नीचे की ओर होता है, जो ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये योनि है और ये ग्रीवा के द्वारा खुलता है। गर्भाशय द्वारा निषेचन अंड स्थापित भ्रूण का विकास करता है। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में होता है। कहने का मतलब ये है कि यहां से क्या आएंगे? एग यानी अंडे। क्या आएंगे? अंडे। और मेल की सहायता से क्या आएंगे? शुक्राणु। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे? जायगोट। क्या बनाएंगे? जायगोट। क्या होगा? 2n संरचना होगी। यानी गर्भाशय क्या है? गर्भाशय एक अंडवाहिनियों के इधर और उधर मध्य का भाग है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणुओं के मिलन से जायगोट का निर्माण होता है। समझ में आया ये बात सभी को? ये बात क्लियर हो गई? अब हम आगे देखते हैं। और दूसरी बात कि भ्रूण से जोड़ने की क्रिया को कहते हैं प्लेसेंटा। यानी इसकी कहीं भी कोई परत के द्वारा क्या जोड़ा रहेगा? भ्रूण, जिससे कि खाना पानी जोड़ने का काम चलता रहता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे योनि के बारे में। देखिए यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है। ये क्या होती है? पेशाब की रास्ता यानी मूत्र मार्ग के द्वारा मलाशय और मूत्र मार्ग के मध्य की एक लंबी नाल है, जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 सेमी, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यानी इसी के मध्य सेक्स की क्रिया होती है। ये अंग
स्त्रियों में रजोधर्म, जिसे आप कह सकते हैं मानसिक धर्म कह सकते हैं या प्रेगनेंसी कह सकते हैं, रजोधर्म का स्राव करती है एवं प्रसाव यानी बच्चे देने की क्रिया के मार्ग भी, बच्चे देने के का मार्ग का भी कार्य करती है। यानी इस योनि के द्वारा रजोधर्म का भी स्राव होता है, इसी के द्वारा बच्चे भी जन्म दिए जाते हैं। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। अगर ये आपसे कोई पूछे कि योनि मार्ग में कौन से बैसिलस या बैक्टीरिया बहुत सॉरी जीवाणु पाए जाते हैं, तो कहेंगे आप लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जो किसका निर्माण करते हैं? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये अम्लीय होते हैं जो वहां पर इसके आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का भी कार्य करते हैं। अब एक बात सीखेंगे इसमें वर्जिनिटी के बारे में। यानी योनि में एक यौन छिद्र होता है, उस पे एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी होती है। कैसी लगी होती है? पतली सी मेम्ब्रेन टाइप में होती, झिल्ली टाइप में होती है। उस झिल्ली को या तो फर्स्ट बार आप, जैसे कि लिखा है कि योनि छिद्र प्रायः पहले मैथुन के दौरान या फटती है। ये कोई कॉमन बात नहीं है। या तो कोई भी व्यक्ति पहली बार सेक्स करता है या तो ये तब फटती है, या फिर कोई एथलीट है या साइकिलिंग करता है। ये जरूरी नहीं है कि ये सेक्स के टाइम पे ही फटे। ये जो है गिरने से, एथलीट दौड़ते हैं उस पे या खेल कूद में सक्रिय भागीदारी लेते हैं, उस टाइम पे ये फट जाती है और ये बहुत ही पतली सी होती है, जिसे हम वर्जिनिटी कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये जैसे कि मैंने लिखा है कि योनि छिद्र प्रायः पहले मैथुन के दौरान यानी झिल्ली जो है वो फट जाती है। ये अवतरण कभी कभी अचानक गिरने से, साइकिल चलाने से, खेल कूद में सक्रिय भागीदारी लेने पर भी फट जाती। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में। अब देखेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में। देखिए, स्तन ग्रंथि जो है मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। जैसे स्तनधारियों से मतलब आ रहा है जो बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारियों का मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी त्वचा पे बाल होते हैं। ये चीजें सब आगे पढ़ेंगे। यानी मादा स्तनधारियों का एक अभिलक्षण है। क्या लक्षण है? स्तन ग्रंथियां होना। स्तन युग्मक संरचना, युग्मक का मतलब होता है जोड़े के रूप में, जिसमें ग्रंथल ऊतक और विभिन्न मात्रा में बसा। जैसे ये देखिए, ये टीवी ग्रंथ ये दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाए गए? ये बसा दिखाए गए। ग्रंथल ऊतक और विभिन्न मात्रा में बसा होते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथल लगभग में ऊतक जो होते हैं, लगभग या ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है। कितनी? ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तन कूपिकाएं। यानी एक गुच्छे, जैसे कोई गुच्छा देखा होगा आपने, ये लगा अंगूर देखे, इसमें लगे होते हैं गुच्छे के
रूप में। वैसे ही ये जो कूपिकाएं हैं वो कैसी हैं, ये कूपिकाएं जो हैं वो एक किसके रूप में है, गुच्छ के रूप में या गुच्छे के रूप में होती हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से क्या स्राव होता है, जो कूपिकाएं हैं उन्हीं से क्या निकलता है, दूध, दूध स्राव होता है। जो कूपिकाएं किसी कोशिकाओं में एकत्रित होती हैं, ये क्या होती हैं, ये जो कोशिकाओं में एकत्रित होती हैं, कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। स्तन नलिकाएं यानी ये निपल, जिसे निपल कह सकते हैं, नलिकाओं में खुलती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है। दूध स्तन से बाहर निकलता है। यानी अब सीधी समझिए आप, जो ये कूपिकाएं होती हैं वो गुच्छे के रूप में होती हैं और इसमें कई इसमें बसा होता है और ये कूपिकाएं मिलकर एक बड़ी सी दुग्ध वाहिनी बनाते हैं जिसे निपल कह सकते हैं और यहाँ से दूध का स्राव होता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो एक बार दोबारा समझिए। ये स्तनधारियों का एक विशेष लक्षण है, किसका, मादा स्तनधारियों का, क्योंकि मादा स्तनधारी जितने भी बच्चों को अपने बच्चों को जन्म देती हैं वो उन्हें कुछ उनके लिए दुग्ध पिलाने के लिए, अब जैसे आप ले लो मनुष्य ले लो, आप गाय ले लो, आप भैंस ले लो, इनमें सभी में ही फीमेल जितने भी जनरेशन मादा जो है उसमें सब में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाएंगी और वो दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा ही अपने बच्चे को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, ये समझ लिए। और ये ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास में ये चैप्टर जो है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और हम टोटल ही एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, नमस्कार।